हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्विज 247। डिस्क्रिप्टिव टॉपिक डे 2 है। आज सेकेंड डे है और आज जो टॉपिक फॉर डिस्कशन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत का रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। हालांकि सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी पॉइंट्स रहेंगे एग्ज़ाम से लिंक्ड रहेंगे, साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं और जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे कौन नहीं जानता। विश्व में फेमस है, काफ़ी बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना तब हुई थी जब भारत गुलाम था। तो इसकी जब स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का एक्ट जो था, आरबीआई का जो अधिनियम था 1934 का, उसके तहत 1935 ईस्वी में 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारत में जितने भी बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जो भी मुद्रा का संचालन करते हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उनका संचालक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को नियमित करता है, यानी जो इंडियन इकोनॉमिक है उसको भी बहुत ही सब कंट्रोल करता है। और जब इसकी स्थापना हो रही थी तो हमने जैसा बताया कि भारत उस समय गुलाम था, ब्रिटिश का काफ़ी योगदान रहा था। तो एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। 1935 ईस्वी में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई तो उस समय जो इसका मुख्यालय था वो रखा गया कोलकाता, यानी पहला मुख्यालय हो गया कोलकाता। तो हेडक्वार्टर्स की अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 हेडक्वार्टर्स थे। पहला हेडक्वार्टर रखा गया था कोलकाता, जो कि 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ ही बन गया। लेकिन 1937 ईस्वी की बात है जब इस कोलकाता के जो वहाँ का मुख्यालय था उसे बंद कर दिया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया मुख्यालय बन गया मुंबई, जो कि वर्तमान में भी है। तो मुंबई सेकेंड मुख्यालय बना, जबकि फर्स्ट मुख्यालय कोलकाता रहा। आते हैं राष्ट्रीयकरण के बारे में। राष्ट्रीयकरण क्या होता है पहले ये जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन था। जब भारत आज़ाद हो गया, ब्रिटिश के गुलामी के जंजीर से छूट जाता है, तो 1949 का वो तारीख था 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 1949 था जब इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हो जाता है। राष्ट्रीयकरण होते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा स्वामित्व जो है, पूरा कंट्रोल जो है, वो भारत सरकार के हाथ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है, अब वो जानेंगे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, स्थापना किस एक्ट के तहत कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ था और इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण जो हुआ उसका क्या अर्थ हुआ। अब आते हैं फंक्शनलिटीज़, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले इशू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक का जो नोट होता है, मुद्रा जिसको बोलते हैं, उनको इशू करना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या होता है कि हर बैंक को जो उनके पास कैपिटल है उसका एक रेशियो होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा जाता है सिक्योरिटी पर्पस पे। इसी को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व इंग्लिश में मैंने टर्म्स लिखे हैं, हिंदी में सारे पॉइंट्स बताऊंगा। तो कैश रिजर्व का मतलब यही हुआ कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या प्राइवेट बैंक एक्सिस हो चाहे एचडीएफसी हो, सब जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका कैश रिजर्व आरबीआई के पास होता है। तीसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? लेंडर मतलब होता है जो ऋण देने वाला होता है। अगर पूरी मार्केट से पैसे खत्म हो जाते हैं, बैंक के पास भी नहीं होता, तो आरबीआई एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां से बैंक लोन ले सकती है। अब इस पे क्वेश्चन आता है, क्या आरबीआई से हम लोग भी, जो पब्लिक है इंडिया की, वो भी लोन ले सकती है? तो उसका जवाब है नहीं। क्या आरबीआई में हम अपना खाता खुलवा सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं।
आरबीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं, उनको पैसे देती है और उनसे ही डील करती है। पब्लिक डीलिंग आरबीआई में नहीं होता, इसलिए ना आपसे उनसे लोन ले सकते हैं, ना आप वहाँ पे खाता बना सकते हैं, इसलिए आप वहाँ पे अपने पैसे को जमा भी नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है, आप जो पैसे लेते हैं पूरा, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट, तो उसको पूरा कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो भारत का बैंकिंग सिस्टम है, भारत का जो बैंक है, उनका जो पूरा फ्लो है, उनका जो रूल है, जो उनका प्रोटोकॉल है, उसका पूरा रेगुलेशन करना आरबीआई का काम है। मैनेज कैश फ्लो, स्वाभाविक सी बात है कि कैश का जो फ्लो होता है उसको पूरा मैनेज करना है। इन द सेंस क्या है, अगर आपको कोई पैसे दे रही है, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर आपके घर वाले आपको एक बड़ा अमाउंट देते हैं तो डेफिनेटली आपसे हिसाब लेते हैं और कहाँ पैसा खर्च कैसे करना है उसका एक प्लानिंग होता है, एक मैनेजमेंट होता है, तो वही है मैनेज ऑफ कैश फ्लो। और लास्ट में मॉनेटरी पॉलिसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी एक बड़ा टॉपिक भी है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, बहुत सारे रेट्स होते हैं जो आपने सुना होगा, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब चीज़ों का जो रेट का जो परसेंटेज होता है, जो डिक्लेरेशन होता है, ये भी अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही होता है। इन सब पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो प्यार दीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। आते हैं आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में। देखिए, टोटल गवर्नर जो है, यहाँ फील्ड नहीं होगा, टोटल जो गवर्नर्स हैं वो है 25। अब तक में आरबीआई के टोटल कितने गवर्नर बन गए हैं, 25 गवर्नर बन चुके हैं जब से इसकी स्थापना हुई है 1935 से अब तक की 2022 तक में टोटल 25 गवर्नर बन चुके हैं। पहला ब्रिटिश गवर्नर, हालांकि पहले ब्रिटिश गवर्नर तो थे ही, क्योंकि आरबीआई जब स्थापना हुआ था ब्रिटिश का दिन था, ब्रिटिश ने ही स्थापना की थी, अहम भूमिका निभाया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। तो वो पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर भी थे, फर्स्ट और आरबीआई गवर्नर, और वो ब्रिटिश गवर्नर थे। उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ। क्या नाम था? ओसबॉर्न स्मिथ। आते हैं, जब भारत से आज़ाद हो गया, जब आज़ाद हो गया भारत और भारत के पास आ गया आरबीआई, तो क्षमा चाहता हूँ, तभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो उसके बाद भारत के जो फर्स्ट इंडियन, जो भारतीय बने गवर्नर, उनका नाम था सीडी देशमुख। हालांकि वो तीसरे गवर्नर बने, दूसरे गवर्नर भी जो बने थे वो भी ब्रिटिश ही थे। तो पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, और ये पहले इंडियन गवर्नर थे जो कि आरबीआई के गवर्नर बने, उनका नाम था सीडी देशमुख। तो ये 1943 में बने। अब आते हैं जो 25वें गवर्नर हैं, वो उनका नाम है शक्तिकांत दास। वो इनकम्बेंट, अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर ही हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जैसे सबकी नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन और इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, एमएलए एमपी, तो जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनका इलेक्शन कैसे, उनका चुनाव कैसे होता है? तो जो आरबीआई के गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं, और वो फाइनेंस मिनिस्टर, जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनकी सलाह पर करते हैं। यानी निर्मला सीतारमण जी वो सपोर्ट करेंगे, वो सजेस्ट करेंगे मोदी जी को, और वो बताएंगे कि हाँ आरबीआई गवर्नर कौन बनेंगे। क्लियर हो गया? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो एडवाइस देते हैं, वो डिसीजन देते हैं, वो सलाह देते हैं किनको? पीएमओ ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और देन प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेते हैं आरबीआई गवर्नर को। तो उम्मीद करता हूं कि आरबीआई गवर्नर के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ऑफिसेस और ब्रांचेस जो होते हैं आरबीआई के बारे में। देखो, आरबीआई के, जैसे हमने बोला कि आरबीआई आपको एक जनरल बैंक नहीं है, कॉमर्शियल बैंक नहीं है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक है ना। तो अब क्या होता है कि इस तरह से आरबीआई के ब्रांचेस भी कम होंगे। तो हर स्टेट के, हर राज्य की कैपिटल में, यानी राज्य में की राजधानी में इसका ब्रांचेज है। कुल 31 ब्रांचेज हैं इंडिया में, जिसमें से 4 जोनल ऑफिस हैं, रेस्ट जो 27 हैं वो इसके रीजनल ब्रांचेस हैं। तो आप देखिए कौन कौन से जोनल ऑफिस हैं, वो है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये 4 जोनल ऑफिसेस हैं, ब्रांच हैं किसके? आरबीआई के। इनके अलावा जो क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्प्रेड ओवर 31 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। तो हमने बता दिया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, पहले कोलकाता था। और इसके देयर आर 4 जोनल ऑफिसेस टू आरबीआई
मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। इसके बाद देखिए ये सारे जगह लिखा पड़ा है श्रीनगर, जम्मू, शिमला। और ये जो इमेज मैं निकाला हूँ ये निकाला हूँ आरबीआई के वेबसाइट से। तो ये क्लियर इमेज है कि श्रीनगर, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, न्यू दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, पणजी, बेंगलुरु, कोच्चि, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, देहरादून, गैंगटोक, पटना, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर, अगरतला, आइजॉल, इम्फाल, गुवाहाटी और शिलोंग, इतनी जगह पे इसका ब्रांचेस है। तो ये था ब्रीफ आरबीआई के बारे में। हालांकि ये कभी नहीं पूछता कि कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि कितने ब्रांचेस, रीजनल ऑफिसेस कितने हैं और टोटल ऑफिसेस कितने हैं, जोनल ऑफिसेस कितने हैं। उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इनसे बाहर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं और आपके नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परीक्षा में बैठने जाएं तभी ये आपको पढ़ना चाहिए। भारत एक केंद्रीय बैंक है, भारत का इकोनॉमिक सिस्टम को डील करता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेबी में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है कैसे शेयर मार्केट को डील करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। अगला वीडियो फिर कब आएगा? तो फ्राइडे को आएगा डिस्क्रिप्टिव पे। हालांकि ऑब्जेक्टिव वीडियो कब आता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस दिन ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा और डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव वीडियो आएगा किस दिन? फ्राइडे और सैटरडे को। संडे को छुट्टी, यानी कल वीडियोस नहीं आएंगे। अपना वीडियो को प्यार दीजिएगा। अगला वीडियो हम डिस्क्रिप्टिव का लेके मिलेंगे फ्राइडे को। तब तक के लिए जय जवान, जय हिंद, जय भारत माता।